हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के एक नया टॉपिक है भारतीय संविधान का स्रोत, जो बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। आपको पॉलिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए, उस सब्जेक्ट को देखा जाए, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान को हम लोग को भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया गया है और किस रूप में सम्मिलित किया गया है। इन सारी बातों को जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे सबसे पहले ये देश दिया गया आपको ब्रिटिश संविधान से, यानी ब्रिटिश संविधान जो है, ब्रिटिश संविधान से कौन कौन प्रावधान को लिया गया है ये हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आपको जैसे अमेरिका का संविधान है, आयरलैंड के संविधान है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान है, जैसे कनाडा का संविधान है, जापान का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, ये रूस के संविधान है, फ्रांस का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, और एक सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसका रोल बहुत ज़्यादा है भारतीय संविधान में। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि जो ये जितना देश का ये नाम दिया गया है, जहाँ से प्रावधान लिया गया है, तो ऐसा नहीं कि उस देश के संविधान में जैसा ये था उसी तरह उठा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जब इसको एडॉप्ट किया गया तो भारत के परिप्रेक्ष्य से किस दृष्टि से वो सही है, उसको देख करके ये समझिए कि इसको इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक और चीज़ जान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय विश्व के लगभग सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया, और जो प्रावधान अच्छा लगा भारत के साथ, मतलब कौन सटीक बैठता है, इसको देखते ही उसको देखने के बावजूद ही समझिए इसको भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया। जैसे मान लीजिए एक ब्रिटिश हो गया और आपको अमेरिका के संविधान जो हो गया, ये सबसे प्रभावशाली हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले इंडिया जो है आपको गुलाम था आपको ब्रिटिश से, तो कहीं ना कहीं उसका तो उस चीज़ में आदमी कहीं ना कहीं इंडियन उसमें ढल चुके थे। कुछ प्रावधान जो थे इंडिया के लिए सटीक ज़्यादा थे, इसीलिए वहाँ से ज़्यादा प्रावधान को लिया गया। और आपको अमेरिका जो है ये स्वतंत्रता की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, तो यहाँ से बहुत सारे प्रावधान को भारत में लिया गया। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रावधान आपको भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहला है ब्रिटिश, ये है ब्रिटिश संविधान। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो संसदीय शासन ये प्रणाली लिया गया है। क्या है ये संसदीय, भारत में जो संसद है उसका जो फॉर्मेट जो है वो यहीं से आपको ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है, मतलब ब्रिटेन से ही लिया गया है। कौन कौन सा संसदीय शासन प्रणाली या पद्धति उसको कह सकते हैं। उसके बाद आपको लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, मतलब मंत्रिमंडल जो होता है, जो संसद में जैसे लोकसभा में मंत्री का एक मंडल बनता है जो कैबिनेट मंत्री जिसमें होते हैं, और जितने सारे मंत्री होते हैं, तो वो आपको जो मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व जो होता है सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति होगा। ये इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका फॉर्मेट जो है आपको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और इसको भारत संविधान में देखिएगा तो आपको 75 यानी आर्टिकल 75 के 3 में इसको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जैसे राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होना, जैसे हम पहले बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन में क्या है, तो वहाँ पे आपको लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ राजतंत्र है, मतलब राजा है फिर प्रधानमंत्री है। लेकिन भारत में क्या है, वहीं आपको यहाँ राष्ट्रपति है फिर प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं आपके भारत के राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधानता जो, मतलब रियल नहीं, आपका केवल औपचारिक प्रधानता है, और वास्तविक शक्ति जो होता है वो आपको मंत्रिपरिषद में दिया गया है। तो ऐसा फॉर्मेट आपको कहाँ से लिया गया है, तो आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ आगे देखेंगे तो एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, आपको संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार और संसदीय विशेषाधिकार। क्या है, संसदीय विशेषाधिकार जो है, ये सारे प्रावधान आपको कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, इस एपिसोड को इस तरह से बनाया गया है कि 0 से लेकर के यानी नॉर्मल से आपको हाई तक, यानी क्वेश्चन इससे कहीं से भी छूट नहीं सकता है, इस तरह से इसको बनाया गया है।
तो इसमें हर एक बातों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हमको नहीं लगता है कि इससे अगर क्वेश्चन आता है तो कहीं इससे बाहर जाए। तो इस तरह से, क्योंकि आज के डेट में कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो उस दृष्टि से ज़रूरी बनाया गया है। तो इसमें जितने सारे प्रावधान दिए गए हैं उसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो कौन कौन सा हो गया? संसदीय शासन प्रणाली और लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, और आपको राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ जो है वो मंत्रिपरिषद में निहित होना। फिर उसके बाद एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और संसदीय विशेषाधिकार। ये फॉर्मेट कहाँ से लिया गया है? तो आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं लगभग आगे आने वाले जो एपिसोड जो आएगा वो धीरे धीरे सब चीज़ में क्लियर होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो आता है सिर्फ आपसे ये पूछ देगा जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो यहाँ हम बता देंगे आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। या ये पूछ सकता है एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इसका अर्थ नहीं पूछेगा आपको, बस ये पूछेगा कि प्रावधान किस देश से लिया गया है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो हमको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो बस हमको याद रखना है कि कौन सा प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। उसके नेक्स्ट, जैसे अमेरिका है, यूएसए है, इससे कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है, तो आपको जैसे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। उद्देशिका के विचार, इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में, तो हम लोग पढ़े हैं कि उद्देशिका का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। और नेक्स्ट जो है उसका भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो इसमें भी देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, उद्देशिका का विचार, मतलब ये जितने सारे सब अमेरिका से ही लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, फिर आपको स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन 9th शेड्यूल, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियाँ, फिर आपको संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। ठीक है, ये जितने सारे प्रावधान जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे मान लीजिए मूल अधिकार या उद्देशिका का विचार, या जितने सारे प्रावधान हैं ये जो आपको ब्रिटिश और ये अमेरिका या जितने सारे देश हैं इससे जो लिया गया, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जिस तरह से था उस तरह उठा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, नहीं, वो जो फॉर्मेट वहाँ है वो भारत में फिट बैठता है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखा गया है। अगर नहीं बैठता है तो कहीं ना कहीं उसको चेंज करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको बना कर तो उसको इंक्लूड किया गया है। ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे अमेरिका में कौन कौन सा हो गया, अमेरिका से मूल अधिकार हो गया, उद्देशिका का विचार हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो वहाँ से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में जो न्यायपालिका है आपको हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जितने सारे न्यायपालिका हैं इसको लिया गया है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो आपको उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। वित्तीय आपात का फॉर्मेट वहाँ से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्ति हो गई। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, मतलब ये फॉर्मेट भी आपको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो ये क्लियर आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। जाहिर सी बात है, इसको एक या दो बार इसको बढ़िया से अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत जरूर याद हो जाएगा। और आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग आसानी से ये देखते ही हम लोग टिक मार सकते हैं कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। फिर उसके बाद आपको जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से योगदान के आधार पर आपको राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है आपको राष्ट्रपति करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन जो करते हैं वो आपको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र के वरिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को 12 सदस्यों को आपको राज्यसभा में भेजते हैं राष्ट्रपति। तो ये पावर जो है आपको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, कैसे कैसे उनका निर्वाचन होगा, ये प्रक्रिया भी आपको आयरलैंड से लिया गया है। एक बार क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
आपको साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना राष्ट्रपति के द्वारा। फिर साथ ही आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होगा उनका चुनाव कैसे होगा, ये भी प्रक्रिया आपको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपको प्रस्तावना की भाषा है। क्या है, प्रस्तावना की भाषा यहाँ से है, और प्रस्तावना का विचार जो है वो आपको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। जो इसमें देखने को मिलेगा, जैसे उद्देशिका का विचार देखिए यहाँ पे है, प्रस्तावना का विचार, उद्देशिका का विचार। तो आपको वही प्रस्तावना का विचार आपको अमेरिका से, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर उसके बाद समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची भी आपको कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे राज्य और केंद्र में शक्तियों का जब विभाजन हुआ, यानी किस टॉपिक पे किस विभाग पे कौन सा मतलब आपको केंद्र सरकार काम करेगा या राज्य सरकार काम करेगा, तो जब शक्तियों का बंटवारा हो रहा था तो उसमें आप देखिएगा एक संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। संघ सूची में जितने सारे विषय रखे हुए हैं जो आपको केंद्र सरकार उस पर आपको कानून बना के काम करेगी, आपको राज्य सूची जो है इस पे आपको इसमें जितने सारे विषय हैं इसमें आपको राज्य सरकार काम करेगी, और राज्य सरकार प्रावधान करके कुछ भेजे, अनुमोदित करके भेजे, तो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। फिर उसके बाद ही जैसे समवर्ती सूची में जितने सारे विषय हैं तो उसमें केंद्र सरकार भी काम कर सकती है और राज्य सरकार भी विधि बनाकर काम कर सकती है। लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि समवर्ती सूची में जो विषय है उस विषय पर दोनों कानून एक साथ बनाते हैं, जैसे संघ आपको केंद्र सरकार भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाता है, तो उस स्थिति में आपको केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून को वैलिड माना जाता है और उसी से फिर उस पर काम होता है। तो वही जो है आपको समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य का संबंध किस तरह होगा, कैसा होगा, ये भी फॉर्मेट जो आपको कहाँ से आपको लिया गया है, तो आपको कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो शक्तियों का विभाजन जो है वहीं आपको संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में जो आपको बांटा गया है, तो शक्तियों का विभाजन जो है ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर आपको व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता जो है, यानी कोई भी व्यक्ति व्यापार, वाणिज्य एवं समागम करने के लिए आपको उसकी स्वतंत्रता दी गई है, वो आर्टिकल आपको 301 में इसको इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 301 में तो ये जितने सारे प्रावधान हैं, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये सारा प्रावधान जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान, इससे क्या लिया गया है, तो संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। जैसे मान लीजिए सारे विषय को जो बांटा जा रहा था कि केंद्र कौन सा काम करेगा, राज्य काम कौन सा करेगा, तो ये बांटने के बाद यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जितने सारे विषय को बांट दिया गया, उससे भी जो विषय बच गया वो सारा क्या होता है कि आपको केंद्र के पास जाएगा। तो ये प्रावधान भी ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ जो बचेगा काम वो आपको केंद्र ही करेगा, ऐसा प्रावधान आपको कनाडा से लिया गया है। साथ ही साथ सशक्त केंद्र यानी मजबूत केंद्र होगा, और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और भारत में एक और चीज़ देख लेंगे, फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग करना। फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग करना, ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है, संघीय शासन की प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, सशक्त केंद्र, और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ को सुरक्षित रखना। या नेक्स्ट क्या है, तो आपको फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग करना। ये जितने सारे फॉर्मेट है ये सब कहाँ से लिया गया है, तो आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ देखेंगे जैसे जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। और आज के डेट में आपको आर्टिकल 21 में
इसको इंक्लूड किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, जो भाग 3 में है, आर्टिकल 21 में वर्णित है क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आपसे पूछिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापान से। एक और चीज़ देखिएगा, जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आपको ब्रिटिश संविधान से, और वहीं जो है ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए थोड़ा सा अंतर है, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की बात यहाँ हो रही है, उस पर काम करने की बात हो रही है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ये आपको कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, और आपको जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन किस तरह होगा, ये चीज़ आपको यहाँ से कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये आपको भाग 20 में मिल जाएगा आप लोगों को, भाग 20 में है, आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और यही संशोधन करके कोई ना कोई कानून बनाया जाता है जिस पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार आए काम करती है। ये है, आपको इसको ज़रूर याद रखिए आप लोगों को, जो आपको 8 में दिया हुआ है, ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये जो मूल संविधान जो था इसमें ये चीज़ नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आपको मूल संविधान में नहीं था, बल्कि आगे चल के जब 42वां संविधान संशोधन जो हुआ संविधान में, जो 1976 में हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन में आपको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। एक फंडामेंटल राइट्स मिलेगा यहाँ पे, जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। और मूल कर्तव्य जो है, ये मूल कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और वही कब, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब। फिर उसके बाद आपको फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। जैसे रिपब्लिक का जो फॉर्मेट जो होता है वो आपको लिया गया है, यानी भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बने, अर्थात आपको राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ये चीज़ जो है फॉर्मेट लिया गया है कहाँ पे, तो भारत के संविधान से लिया गया है। यानी कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो होगा इस देश में, जब को उच्च पदाधिकारी जो है अर्थात राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होकर के चुनाव के द्वारा ही वहाँ बढ़े जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और उसमें एक और चीज़ है, जैसे स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत जो है, जो हम लोग पढ़े थे फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया है, तो आपको फ्रांस के संविधान से ही इसको लिया गया है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत। फिर उसके बाद जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपात उपबंध लिया गया है। क्या लिया गया है, तो आपात उपबंध लिया गया है। फिर उसके बाद आपको आपातकाल के प्रवर्तन के समय जो है राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार क्या है, तो राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, जो हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है उसमें से मात्र 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपको लागू रहते हैं, अर्थात उसके अलावा जितने सारे मौलिक अधिकार हैं वो आपात उपबंध के समय ये आपको निश्चित कर दिया, हटा दिया जाता है, यानी छीन लिया जाता है। लोगों के पास ये पावर नहीं होता है जब भारत में आपातकाल लागू हो जाता है। तो ये पावर जो है राष्ट्रपति को मिला है, मतलब इसको हटाने के लिए। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एक चीज़ आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे वो कौन कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल के समय लागू रहता है। बस वो 2 आर्टिकल हैं, बस उसको आपको कमेंट करना है। फिर भारत का शासन अधिनियम जो है, ये भारत का शासन अधिनियम 1935 जो है, इसका सबसे बड़ा रोल है भारतीय संविधान में, क्योंकि जाहिर सी बात आज़ादी के पहले भी बहुत समय से ये आपको ये समझिए एक तरह से संविधान ही था, छोटा संविधान ही था ये, जब को देश भारत को चलाया जा रहा था। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसके तहत से देश को चलाया जा रहा था। तो उसमें जितने सारे अच्छे प्रावधान थे, क्योंकि कई सालों से इसी शासन में यहाँ के लोग रह रहे थे, इसमें फिट बैठ गए थे, इसलिए यहाँ से अधिकतर, यानी यहाँ देखिएगा 250 आर्टिकल लगभग आपको यहाँ से लिया गया है। कहाँ से, तो केवल आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसी तरह या उसमें से कुछ चेंज करके भारतीय संविधान में इसको इंक्लूड किया गया है। अब इसमें से ये नहीं आएगा कि आपको कौन कौन सा आपको प्रावधान लिया गया है,
असर ये पूछेगा कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किसका रहा है, तो भारत शासन अधिनियम का रहा है 1935 का। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आप देखिएगा CAG लिया गया है, लोक सेवा आयोग, और आपको न्यायपालिका का फॉर्मेट जितना सारा है ये टोटल आपको लिया गया कहाँ से, भारत शासन अधिनियम। एक चीज़ देखिएगा कि अमेरिका में हम लोग पढ़े कि स्वतंत्र न्यायपालिका ये अलग चीज़ हो गया और न्यायपालिका अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर देख लीजिए कि बस ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, जापान के संविधान से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, आपको रूस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से और भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है। इस जरूर आप लोग इसको 1-2 बार करके इसको देख लीजिए, और इसको 1 बार 2 बार देखने से इसका जरूर नोट्स बनाएं आप लोग, और याद होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ देता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इसमें आप जो बोले हैं यहाँ कमेंट करने के लिए ये ज़रूर आप लोग बताइएगा ये कौन 2 ऐसे प्रावधान है आपातकाल के समय भी लागू रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।